हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबको वेलकम करता हूँ हमारे यूसी लाइव के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। एंड आशा कर रहा हूँ आप बहुत अच्छे हैं। जैसे कि हम 18 अप्रैल का है ना एग्जाम का जो शिफ्ट 1 है वो फिनिश कर चुके थे। शिफ्ट 2 के हम हाफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कर चुके थे। तो इस क्लास में हम शिफ्ट 2 एंड मोस्ट प्रोबेबली शिफ्ट 3 की शुरुआत कर देंगे। और जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं वो यहाँ पे हम ट्राई करने का देखेंगे। आप में से किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट क्वेरी आ रहा है तो आप कमेंट में बिल्कुल उसको ड्रॉप कर सकते हो। एंड आई होप ये जो प्रैक्टिस सेशंस है ये आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे। जो भी नए बच्चे हैं तो आप यहाँ पे मेरा है ना प्रोफाइल पेज यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड अच्छे से पढ़ने के लिए आप कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। उस दिन ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आई होप आप सबने ट्राई किया हो। बहुत ही अच्छा ये सवाल था जहाँ पे हमको ये गिवन था कि डॉगमेटिक का कोड हमको बता रखा था EQ, है ना, HOBVJD। तो यहाँ पे हमने नोटिस किया, कुछ बच्चों को बड़ा इजी लगा कि अरे सर ये तो +1 ही है, फिर +2 है ना, फिर +1 है, फिर +2 है, फिर +1 है। और फिर बहुत बच्चों ने वो इतना ही ट्राई किया और ये सवाल को करके आ गए, है ना, कि +1 +2 +1 +2। बट मेरे बच्चे ये आखिरी में एक ट्विस्ट है, आखिरी में ट्विस्ट है कि आखिरी में दोनों अक्षर में +1 हो रहा है ना। तो ये एक सीरीज तो नहीं है कि +1 +2 हो। वो कैसे पता चला कि अगर +1 +2 होता तो P+1 अगर मैं करता तो Q से आंसर आता, और Q से एक भी ऑप्शन नहीं है। अगर होता तो बहुत बच्चे यही सोच के मार्क कराते। तो काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए, अरे कि +1 से तो आंसर नहीं बन रहा, है ना। तो यहाँ पे +1 और +2 करने का रीजन क्या है ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हो तो +1 +2 ही रहा है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये दिख रहा है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो जो अक्षर, जो अल्फाबेट जिनका नंबर सिंगुलर होता है, मतलब एक ही है, जैसे डी तो 4 नंबर है, तो उसमें +1 किया। वो 15वें नंबर पे आता है, मतलब 2 डिजिट नंबर है, तो उसमें +2 किया। तो जितना पोजीशन पे वो आता है, अगर फर्स्ट एक सिंगल डिजिट पोजीशन पे है तो 1, 2 डिजिट पोजीशन पे है तो 2 ऐड किया गया। यही रीजन है कि बेटा आई का कोड होता है, नंबर होता है 9, सी का कोड होता है 3। ये सिंगल लेटर है, यानी एक ही वर्ड है, तो इसमें बस एक ही ऐड किया। तो P का नंबर 16 होता है, तो इसमें 2 ऐड करेंगे क्योंकि P में 2 डिजिट आ रहे हैं, तो 18, तो ये बन जाएगा R। 18 में अगेन 2, तो फिर 2 ऐड करोगे 80। O में फिर से 2, तो 15 में 2 ऐड करोगे 17, तो RTQ। तो ये हमारा कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगेन D सिंगल लेटर है, तो यहाँ पे एक ही ऐड होगा, ठीक है, एक ही ऐड होगा, तो ई, तो RTQE आया, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब देखो हमारे सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम है, ये आखिरी के दो छोड़ के। तो S2 लेटर वर्ड है 19, है ना, तो इसमें 2 ऐड करोगे तो 19 और 2 21, U आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। U आते ही आपको पता लग गया कि करेक्ट आंसर ये है। तो क्या किया इसने, अगर 1 डिजिट वाला नंबर है, एक खाली उसमें डिजिट है, तो +1 किया। अगर 2 डिजिट वाला है जिसमें 2 नंबर आ रहे हैं, है ना, तो उसमें +2 किया, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था। एंड मैं आशा कर रहा हूं कि आप इसको बड़े अच्छे से समझ पाए होंगे, बड़े अच्छे से इसे कर पाएंगे। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन में क्या करना है मेरे बच्चे, हमको बस सीरीज में बताना है कि ये जो एक श्रृंखला है फोटो की, कि इसमें क्या आएगा। तो हम यहाँ पे नोटिस करो, अगर मैं एक एक अक्षर से ही शुरू करूँ P से, तो P पहले इधर गिवन है, फिर इधर आया, तो अगले में नीचे आएगा, और ये ऐसे घूम रहा है। अगर आप चेक करोगे 90 डिग्री, तो अगले में जब आएगा तो कुछ ऐसे नजर आना चाहिए, ऐसे नजर आना चाहिए। तो देखो इसमें तो है नहीं नीचे की तरफ, क्योंकि इधर आना चाहिए ना P, तो ये नहीं हो सकता। इसमें है और ऊपर की तरफ है, तो ये हो सकता है। इसमें P है बट उल्टा गिवन है, हमको ऐसे चाहिए, ठीक है। और मेरे बच्चे इसमें भी आ रहा है, तो ये दो आंसर हो सकते हैं। अब मैं डॉट्स चेक करूं अगर, तो मेरे बच्चे यहाँ पे चेक करो कि पहले एक डॉट है, फिर यहाँ पे 2 डॉट जुड़े, है ना, तो 1 से 3 हुए। अब फिर से 2 डॉट जुड़ेंगे ना, कि एक इधर आएगा, ये वाले तो ऑलरेडी थे ही थे,
ठीक है, एक ये वाला नया आया और एक इसके साथ और नया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सब में जो है वो हमारे दो दो डॉट ऐड हो रहे हैं। अगले वाले में चेक करो, फिर ये वाला डॉट और ये डॉट नया हो गया, तो इधर दो डॉट आए, है ना, वो इसी ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि जगह ही नहीं है ना, क्योंकि इसमें तो जो दूसरा डॉट आया वो इसके साथ आया, इसमें इन्होंने साइड में बीच में कहीं लगा दिया था, तो ये हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम सिंपली मार्क कर देंगे कि 14th का सॉरी ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। ठीक है बच्चे, एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, आगे चले। चलिए, ये सेम क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी आया था, बड़ा इजी सा सवाल है, जहाँ पे जो ये अक्षर है उसका दुगना किया हुआ है ना, उसका दुगना किया हुआ है। तो टी का कोड वैसे 20 होता है तो उसका दुगना कर दिया तो 40, ओ का कोड वैसे 15 होता है उसका दुगना कर दिया तो 30, एंड सो ऑन। तो बस ये तो मेरे ख्याल से आप कर ही लोगे। गार्लिक, जी, जी फॉर गार्लिक, है ना, तो जी का नंबर होता है 7, तो 7 का डबल 14, 1 का डबल 2, आर 18 का डबल 36, और 14 to 36 से हमको पता लग गया कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। यानी हमको क्या करना है, जो भी नंबर था उसको इंटू 2 करना है। ठीक है, जो भी उस अक्षर अक्षर का अल्फाबेट का नंबर था, प्लेस थी, उसका हमें सिंपली यहाँ पे दुगना करना था। क्या ये समझ में आ गया आपको? कर लेंगे, चलते हैं आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, विच टू नंबर डिजिट्स नीड टू बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। अब यहाँ पे कह रहा है ऐसे कौन से दो नंबर हैं, और उसने बताया नंबर करने हैं, डिजिट नहीं, क्योंकि हमने शिफ्ट 1 में देखा था वहां पे क्या हो रहा था मेरे बच्चे, कि कुछ कुछ चीजों के बस डिजिट चेंज हो रहे थे, नंबर सेम था। तो इन्होंने कहा पूरा नंबर चेंज करना है, डिजिट नहीं बदलनी, और ये एक मीनिंगफुल सीक्वेंस बन जाए। अब देखो, डिवाइड साइन से अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे 90 9 से डिवाइड होता है, ठीक है, और 9 को अगर इन्होंने चेंज किया है तो 11 के साथ किया है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि अगर इधर 11 आ गया तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा, तो ये चांस ही नहीं है। ठीक है, 9 को 5 से भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि 5 से भी होता है, और 15 से भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि वहां से सारे सिचुएशंस बन रहे हैं मेरे बच्चे। तो हमको यहाँ पे एक एक करके ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या वैल्यूज हैं हम बदलें, क्योंकि बदलना तो जरूरी है। ठीक है, अब मैं सपोज करो कि यहाँ पे चेंज करने का सोचता हूँ कि 9 और 5 को चेंज करो। ठीक है, अब आप ये खुद सोचो कि अगर ये इधर 5 आएगा और इधर 9 आएगा, ठीक है, उससे ये 5 से 9 कटेगा आपका 18, 18 इंटू 9 72, तो ये बन जाएगा 15 प्लस 72 माइनस 11, जो कि एक बड़ा नंबर आ रहा है, बल्कि हमको एक छोटा नंबर चाहिए। तो उससे हमको ये पता लगता है कि अरे ये भी आंसर नहीं है, तो हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब मैं ये ट्राई कर लेता हूँ 15 और 9, यानी अगर यहाँ पे 9 आ जाए, ठीक है, और अगर इधर 15 आ जाए, यही किया ना उसने, तो क्या बनेगा, तो देखो 90 डिवाइडेड बाय 15 से हमको क्लियर कट दिख गया कि 6 है, 6 गुना 5 यहाँ पे 30 है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, 30 में से 11 जाएंगे 19, और 9 प्लस हो रहा है, तो 39 माइनस 11 28 बन रहा है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। पिछले वाले में शायद मैंने साइन गलत बना दिया था, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। वैसे तो आंसर पता लग गया कि यही है, तो आप एक बार चेक कर लेना, मैंने शायद प्लस कर दिया था, अगर वो मल्टीप्लाई का साइन था तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर लोगे कि 90/5 गुना 9 ना, तो वो तो और बड़ा नंबर हो जाएगा एनी हाउ, कि 18 90 72 162, ये तो फिर चांस ही नहीं है, ये तो ओरली में ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता लग गया कि ऑप्शन नंबर 2 आंसर बन रहा है। वैल्यू पुट करके हमने सिंपली देख ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ऐसा फिगर बताओ जो इसमें एम्बेडेड हो, छुपा हुआ हो, है ना। तो अगर हम एलिमिनेशन का जाएं या कैसे भी जाएं, तो ये तो मेरे ख्याल से सीधा सीधा ही दिख गया, कुछ एलिमिनेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही कि ये यहाँ पे है। इससे आसान सवाल तो क्या ही होगा कि इसका ये आंसर है। यहाँ पे ये लाइन उल्टे डायरेक्शन में, यहाँ पे ये उल्टे में, यहाँ पे ये सीधे में, और कोई आ ही नहीं रहा।
ठीक है, तो पहला ही बस करेक्ट आंसर है। ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से आप इसको इजीली कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, इसका इंग्लिश में से, चलो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ एक बार आपके लिए, बिल्कुल कोशिश करूंगा। ठीक है, एक मेहमान को कौमुदी का परिचय कराते हुए एक लड़के मिहिर ने कहा, अच्छा ठीक है, कि मिहिर क्या कह रहा है, वह मेरी माँ के देवर की इकलौती बेटी है। मिहिर का कौमुदी से क्या संबंध है? तो मिहिर ने क्या कहा, मेरे माँ के देवर यानी मेरे पापा के भाई, मेरे पापा के भाई यानी मेरे चाचा जी, यही होगा। कि अगर वो पर्सन क्या कह रहा है, मिहिर क्या कहना चाह रहा है कि मेरे जो मदर हैं उनके देवर यानी मेरे फादर के ब्रदर, कुछ ऐसे ही होगा, उनकी बेटी का नाम है कौमुदी। तो ये कौन लगी, मेरे चाचा की बेटी लगी, है ना। तो मैं उसके लिए क्या लगूंगा, इसके ताऊ जी का बेटा या चाचा जी का बेटा अकॉर्डिंगली। तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा चचेरा भाई, क्योंकि ये पैटर्नल कजन्स हुए ना, मतलब एक दो भाइयों के दो अलग अलग बच्चे हुए। तो यहाँ से ये आपका ऑप्शन बन जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई इतना इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 19। राधा वियर्स 5 डिफरेंट कलर क्लोथ ऑन, अच्छा, तो सप्ताह के पांचों दिन 5 अलग अलग रंग के कपड़े पहने जाते हैं। हमको बताना क्या है, सबसे पहले पढ़ लो कि वो कौन से दिन ब्राउन कलर, ठीक है, भूरे रंग के कपड़े कौन से दिन पहने जाते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि लाल रंग तो पहना जा रहा है वेडनेसडे को। ठीक है, तो वेडनेसडे तो आंसर नहीं होगा। शी डज नॉट वियर ग्रीन एंड ब्राउन ऑन मंडे और फ्राइडे, तो मंडे और फ्राइडे को ना ग्रीन कलर होता है ना ब्राउन होता है, तो ये तो आंसर वैसे ही नहीं हो सकता। शी वियर्स ग्रीन क्लोथ ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ वेयरिंग येलो क्लोथ्स, यानी जिस दिन उसने पीले रंग के कपड़े पहने उसके अगले दिन वो ग्रीन पहनेगी। अब इससे क्या पता चला कि देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूं दिन के हिसाब से, अगर मैं दिन लिखूं पहले, ठीक है, कि यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे है ना, या कुछ बृहस्पतिवार बोलता है, शनिवार बोलता है, अकॉर्डिंगली आप अपना बैलेंस चेक कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब यार देखो, उसने कहा है ग्रीन और ब्राउन जो है वो मंडे और फ्राइडे को नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। अब एक्चुअली जो वो हमको बता रहे हैं कि वेडनेसडे को रेड है, इससे क्या आसानियत हो गई कि उसने कहा कि के बाद येलो के बाद ग्रीन कपड़े, पीले के बाद हरे कपड़े पहने जाते हैं, तो येलो के बाद ग्रीन क्लोथ आएंगे। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे येलो के बाद ग्रीन लगता हूं तो फिर हमारा ग्रीन जो है वो फ्राइडे को आ जाएगा, पर उन्होंने मना किया था कि शुक्रवार को हरे कपड़े नहीं हो सकते। तो हमारे पास एक ही तरीका बचा ये करने का कि अगर पीले कपड़े इस दिन आएंगे, हरे इसके बाद आएंगे, भूरे ब्राउन इस दिन आएंगे, क्योंकि फ्राइडे को तो हो नहीं सकता है ना। तो थर्सडे का ही हमारा बस दिन बचा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आंसर आ जाएगा थर्सडे, दैट इज गुरुवार। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इसको मार्क कर दोगे। अगर वो पूछता कि पर्पल किस दिन है, तो आप वो यहाँ पे अकॉर्डिंगली मार्क कर सकते हो, जामनी अगर पूछता, पर पूछा नहीं है तो हमें क्या टेंशन लेनी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 20, जहां पे कह रहा है एक श्रृंखला है और इसका हमें आंसर बताना है। तो देखो, इसमें ये नंबर्स तो बड़े प्यारे प्यारे, बड़े आसान से दिख रहे हैं। कुछ बच्चे +6, +4, +2, +4 सोच रहे होंगे, बट ये प्राइम नंबर्स भी हैं। और इनका, इनसे क्यों इंपॉर्टेंस इतना नहीं दिख रहा, क्योंकि ये सीरीज अलग चल रही है। जो बीच वाली दूसरी सीरीज बची वो कुछ इस प्रकार है जिससे ये सीरीज शुरू हुई। और अगर मेरे अकॉर्डिंग आप चलोगे एसएससी में स्पेशली, तो बड़े जो भी राइट के दो बड़े नंबर है वहां से शुरू करो। देखो, 2 से 4 जाने के बहुत तरीके हैं। स्क्वायर है, +2 है, इंटू 3 -2 है, इंटू 1 + 2 है। आप बड़े नंबर से प्ले करो। 28 से 82 अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि इंटू 3 किया, -2 हुआ है। और जब ये दिख गया फिर आपको दिखेगा ये तो सब में इंटू 3 - 2 चल रहा है। कैसे ही चले जाओ ऑल्टरनेट में,
है ना, एक एक को छोड़ के अगर मैं इस सीरीज में देखूं तो इंटू 3 - 2 चल रहा है, तो यहाँ 82 से भी हमको यही करना है, इंटू 3 - 2। अगर मैं यूनिट डिजिट से देखूं तो 6 - 2 4, बट 4 यहाँ पे 2 ऑप्शन में है, तो आप इसे करके देख लो। 80 दिए 240, 246 - 2 244 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर 244 यहाँ पे आ गया, जो मेरे ख्याल से आप बड़े कंफर्टेबली मार्क कर सकते थे। ठीक है, या कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ये इजी क्वेश्चन है, ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये उससे भी इजी है, तो ये तो आप कर ही लोगे। कि मिरर इमेज बतानी है, तो ये फोटो अगर इधर पहले दिख रही है तो इधर से ऐसे इस तरफ कलर दिखना चाहिए। ठीक है, और नीचे बाकी सारा फोटो हमारा बनना चाहिए कुछ ऐसे। अब वो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज इधर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसमें इससे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ये सिमिलर क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन हम कम से कम तीसरी चौथी बार कर रहे हैं, यानी ये यही शेप, बस डिफरेंस क्या हो रहा है, किसी में यहाँ ट्राइंगल था, यहाँ सर्किल था। अलग अलग प्रकार से एसएससी ने पूछी है, टीसीएस ने इतनी बार, तो आप ये रिलेट कर लो कि अगर आपका जो पेपर आ रहा है तो वो डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सारे सेम ही आएंगे, है ना। तो सब में हेक्सागन आ रहा है, ये ट्राइंगल इधर था तो इधर ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा। अगर ये इस शेप से देखोगे तो ये यहाँ पे तो उल्टा शेप बनी हुई है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखो, अगर ये ट्रेपीजियम को जिस प्रकार से बना हुआ है तो आप इसको ऐसे बनाना चाहोगे, यहाँ पे अगेन उल्टा है, तो ये गलत हो गया। यहाँ भी गलत है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में हमको चाहिए, एक इधर देख रहा हो, एक इधर देख रहा हो, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बाकी सारे एलिमिनेट हो चुके हैं, तो फोर्थ ही हमारा आंसर है। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था ये भी, मेरे ख्याल से इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था कि हम इसमें परेशान हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। अगेन, अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूसी लाइव फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, चाहे आप रिकॉर्डेड देख रहे हो या लाइव देख रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, कि सबको एक बार मौका मिले ये वीडियोस देखने का, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। कोई हमसे पढ़ना चाह रहा है तो वो बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड रह सके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 डाइस है, इनको अगर हम फोल्ड किया हुआ है तो ऐसे दिख रहा है, अगर इनको अनफोल्ड करें तो कैसे दिखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक फेस कॉमन है L, तो L से हमें पता लग गया कि L का जो नेबर्स हैं वो Q N O P हैं, यानी एक कौन सा रह गया, M रह गया, यानी L और M एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए। यहाँ पे तो L और M साथ आ रहे हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे L और M एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये हो सकता है, यहाँ भी ऑपोजिट है, यहाँ भी ऑपोजिट है, यानी हमें बाकी भी चेक करना पड़ेगा। L के बाद यहाँ पे आ रहा है N, L के बाद यहाँ पे आ रहा है O, तो ये हमने पढ़ा है ना कि अगर एक फेस, एक फलक के अगर नंबर सेम हो, अल्फाबेट सेम हो, तो उनके अगले वाले एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो O और N ऑपोजिट होंगे, P और Q ऑपोजिट होंगे। ठीक है, अगर P और Q ऑपोजिट है मेरे बच्चे, यहाँ पे तो P और Q साथ साथ आगे जब मोड़ेंगे तो ये गलत हो गया, यहाँ पे P और Q साथ साथ आ जाएंगे, ये गलत हो गया। ये सही है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4। आप चेक भी कर लो, N के ऑपोजिट O आ रहा है, P के ऑपोजिट Q आ रहा है, और L और M तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्लियर है, इजी था ये भी, वैसे इतना टाइम नहीं लगना था, तो आप अकॉर्डिंगली इसे कर सकते हो। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे ऑलमोस्ट हर शिफ्ट आ रखी है। बेसिक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पता है, टाइप्स आपको पता है, प्लीज मेक श्योर कि प्रैक्टिस धुआंधार करना, कि जल्द से जल्द ये 25 सवाल आप सही कर पाओ। कोई एक या दो सवाल होगा जो शायद परेशान कर रहा है और वो आखिरी में हो जाएगा, तो उसको सही टाइम पे छोड़ना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है इजी आया है तो उसे भी कर दो, बट अगर कोई लग रहा है कि परेशान हो रहा है, क्योंकि हर शिफ्ट में हम देख रहे हैं हद से हद 1 से 2 सवाल है जो शायद आपका टाइम ले सकते हैं, मुश्किल वो भी नहीं है पर टाइम ले सकते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं तो हमको पता लग जाएगा कि इसको छोड़ के है ना कैसे करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, नो प्लम, कोई भी प्लम एप्रिकॉट नहीं है ऐसे। ऑल लेमन्स आर एप्रिकॉट, सारे के सारे जो नींबू हैं वो खुमानी है। ऑल ग्रेप्स आर लेमन,
तो ये डायग्राम हमारा बन गया अगर आप ध्यान से इसको देखोगे। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं मेरे बच्चे, नो एप्रिकॉट इज अ ग्रेप, तो ये तो गलत है क्योंकि ऑल ग्रेप्स आर एप्रिकॉट आ रहा है, तो ये तो हमारी स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगी इस हिसाब से। नो ग्रेप इज अ प्लम, देखो कोई अगर एप्रिकॉट ही प्लम नहीं है, यहीं पे नो हो गया, तो ग्रेप से तो पक्का ही नो होगा ना, तो ये तो ठीक है। नो लेमन इज अ प्लम, सेम रीजन करके ये भी बिल्कुल ठीक है। सम प्लम आर लेमन्स, ये गलत हो गया, जब हम कह रहे हैं उनमें नो का रिलेशन है, कोई भी वो चीज है ही नहीं, तो ये गलत है। तो 2 और 3 सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो कहता है कि ओनली कंक्लूजन 2 एंड 3 फॉलो, या हिंदी में कहे तो निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। तो एक डायग्राम से आप बड़ा जल्दी अगेन ये सवाल बना सकते हो और बनाना भी है, ठीक है। तो आई होप आप इसे जल्दी से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 25 इस शिफ्ट का आखिरी सवाल, एंड आई होप अगेन आप इसका एनालिसिस अच्छे से कर पा रहे हो। प्लीज कमेंट में मेरे को ड्रॉप जरूर करना कि कैसा आपका रिव्यू चल रहा है, कैसा आपका स्कोर चल रहा है। बहुत बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, बहुत बच्चे वीडियोस देख भी रहे हैं, बट बहुत कम बच्चे हैं जो शायद रिप्लाई दे पा रहे हैं। तो एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिए, आपका क्या स्कोर है, कैसे आपको लग रहा है कि ये चीज है ना आप और बेटर कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली हम उस पर और वर्क करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी एग्जाम बहुत ही पास है, तो अब वो टाइम है कि अगर कोई गलती या कुछ परेशानी है, कोई टॉपिक में डर लग रहा है, या मतलब डर इन द सेंस कि पता है आता तो है बट टाइम लग रहा है, तो वो आप बताओ, हम उसके अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन भी देखते रहेंगे, ठीक है। चलो सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 में क्या कह रहा है कि अगर ये सारे शब्दों को हम डिक्शनरी शब्दकोश के अकॉर्डिंग लगाएं तो क्या करेक्ट आंसर होगा। देखो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो सब में 3 से शुरुआत और 5 से खत्म हो रहा है, एक को छोड़ के 3 2 5 में कंफ्यूजन है, ठीक है। तो 3 और 2 में अगर मैं देखूं तो ये आ रहा है प्रोडक्ट यानी डी, यहाँ पे आ रहा है एफ, तो 3 वाला पहले आएगा, तो इसको तो कम से कम नमस्ते बोले। बाकी 3 2 सब में है। अब 1 4 और 5 में अरेंजमेंट करना है, यानी 3 और 2 को तो हटाएं। 1 4 5 में जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आ रहा है जे, PRO जे, क्योंकि पहले 3 तो सेम ही है, तो वो तो फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे आ रहा है एन, यहाँ पे आ रहा है वी। अब देखो कितना आसान हो गया, हमको पता है सबसे पहले जे आएगा, फिर एन आएगा, फिर वी आएगा। अब 3 2 तो हमको पता ही था, 1 4 5 और कहाँ पे दिख रहा है इस ऑप्शन में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, दैट इज 3 2 1 4 5, ठीक है। तो बस ये हमको यहाँ पे करना था, इतना सा हमको यहाँ पे समझना था, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आई आपको? आई होप अच्छे से कर पाए होंगे, एकदम से क्लैरिटी आई होगी, ठीक है मेरे बच्चे। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारे शिफ्ट 2 हम फिनिश करते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इजीली क्वेश्चंस हो गए होंगे, कोई ऐसे टेंशन वाली बात है ना नहीं फील हुई होगी। इसी के साथ आज ही हम शुरू करते हैं अभी इसी क्लास में शिफ्ट 3, सो दैट टाइम बहुत लिमिटेड है एंड अभी बहुत सारे पेपर हम साथ साथ करने का ट्राई कर रहे हैं, और इसी के साथ हमारा ऑलमोस्ट 9वां या 10वां पेपर खत्म हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगेन हम करने का ट्राई करेंगे, सो दैट आपको इजीली प्रैक्टिस मिल जाए, सॉल्यूशंस मिल जाए, सॉल्यूशन के साथ साथ एनालिसिस मिल जाए कि पेपर में किस अप्रोच से इन क्वेश्चंस को करना है, अगर ये आपके सामने आ जाए, ठीक है। चलो जी, तो शिफ्ट 3 में पहला सवाल सीधा ऐसा लग रहा है क्वांट में तो नहीं आ गए, बट ये रीजनिंग का ही सवाल है, ठीक है। जो ये हमको कह रहा है कि क्या रेशो होगा अगर दो वृत्त हम ले, जिनकी जो त्रिज्याएं यानी एरिया 4 और 8, मतलब उनका एरिया हमको निकालना है, अगर उनका रेडियस हमको दे रखा है कितना 4 और 8। यार देखो एरिया का फॉर्मूला होता है πr², ठीक है। अगर दो क्वांटिटी का एरिया निकालना है तो πr1² अपॉन A2 πr2², ऐसे ही होगा। अब पाई से पाई कटेगा, और मैं कह सकता हूँ कि एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके रेडियस का स्क्वायर होता है,
तो हमको पता है ना कि एक का रेडियस 4 है, दूसरे का रेडियस 8 है, उनका स्क्वायर करना है। तो 4 8 1/2 और उसका स्क्वायर 1/4। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहीं से आ जाएगा। और क्वांट आप मेरे ख्याल से पढ़ रहे हो तो ये तो वैसे ही इजी सवाल हो गया। ऐसे 2012-13 में क्वांट में ऐसे क्वेश्चन आते थे जो अब ये रीजनिंग में देने लगे हैं। ठीक है, अगर आप चेक करोगे किसी जमाने में क्वांट में ऐसे क्वेश्चन आते थे, तो आप इसको अच्छे से अपने फायदे के लिए अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, उसको और बेटर तरीके से करने का देख सकते हो मेरे बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। गिवन क्वेश्चंस को हमने क्या करना है, जैसे वो एक डिक्शनरी में नजर आते हैं उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। अगेन आप यहाँ पे वर्ड देखोगे ना तो लाइक ये आपको, क्योंकि वहां पे कंप्यूटर में ही करना है, तो ये आपको एक लाइन में दिखाई देंगे। अब उसके बाद ये चेक करो कि एल आएगा ना, क्योंकि ये तो एन है, ये डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू वाला तो सबसे आखिरी में आएगा, तो 3 तो लास्ट में होगा। 3 लास्ट में होगा तो ये सारे ऑप्शन तो गए। ठीक है, अब जब यहाँ पे चेक किया तो मुझे दिखाई दिया कि 5 और 1 ये दोनों है। 2 और 4 में चेक करना है, तो 2 और 4 में अगर मैं चेक करूं, अब यहाँ पे एन एस है, यहाँ पे एन ई है, तो क्या 2 वाला पहले नहीं आएगा? ई पहले आएगा ना एस से, तो 2 पहले आएगा 4 से, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब बताओ कितनी देर लगी इसको देखने में। आप एक एक अल्फाबेट करके देखना चाहते थे आप तो भी कंपेयर कर लेते कि एल आई में एक में ई है, एक में एच है, तो ई वाला पहले आएगा, 5 पहले आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 और 4 का कंपैरिजन मैंने आपको बताया ही, और आखिरी में 3 आ जाएगा। एलिमिनेशन से ये होता है कि आप किसी भी सवाल को थोड़ा जल्दी है ना कर पाओगे, जो कि बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन ये बहुत ही प्यारा सवाल था ये भी। ठीक है, एसएससी एसएस पहले भी पूछ चुका है, तो कोई नया तो नहीं था, बट हाँ कुछ बच्चे हो सकता है ऐसे सवाल में परेशान हो जाए। अब देखो प्रैक्टिस से जब भी यहाँ कोई वर्ड बन रहा है ना, तो बहुत बच्चों ने प्लस माइनस सीधा शुरू कर देते हैं। आप एक चीज नोटिस करो कि यार जो जो अक्षर यहाँ पे हैं वही अक्षर इधर भी गिवन है। तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सीधा प्लेसमेंट करना शुरू कर दे, है ना, कि ये ए अगर तीसरा था तो यहाँ पहले पे आया, तो सी यहाँ तीसरा था इधर पहले पे आएगा। बट बेटे नंबर ऑफ अल्फाबेट देखो, प्रैक्टिस और टेक्नोलॉजी में अलग अलग है। प्रैक्टिस और टेक्नोलॉजी में जो टोटल अक्षर है वो अलग अलग है। तो यानी प्लेसमेंट का कोई फिक्स ऑर्डर जरूरी नहीं है ना। कुछ ऐसी चीज होगी जो जितने भी नंबर ऑफ लेटर का शब्द आ जाए उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे में मुझे नजर आया जब मैंने यहाँ पे चेक किया कि अरे ये सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अभी डिक्शनरी पढ़ के है ना, शब्दकोश में जैसे लगे होते हैं, ये सारे वैसे ही तो लगे हुए हैं, सबसे छोटा फिर बड़ा एंड सो ऑन। तो गिवन अक्षर को ऐसे अरेंज किया था। अब टेक्नोलॉजी बहुत बच्चे गलती क्या करने लगते हैं, यहाँ पे एक एक ढूंढेंगे कि पहले सी आएगा फिर ई आएगा, इसमें ढूंढ रहे हैं कि अरेंज करना है। भाई ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन में अरेंज मिलेगा आपको। अगर ऑप्शन देखना है तो एच सबसे पहले तो आ ही नहीं सकता, सी से शुरुआत होगा। अब सी ई जी एच, यहाँ पे एच से पहले एल आ गया तो ये नहीं हो सकता। सी ई जी एच एल एन ओ ओ, अब देखो यहाँ पे ओ की जगह पी दे रखा है और हमें पता है टेक्नोलॉजी में 2 ओ है, तो ये गलत है। कंपेयर करो अगेन, तो ये पता लग गया कि आंसर होगा। तो हमने रियलाइज किया कि यहाँ पे और कुछ प्लस माइनस नहीं था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसे आप शब्दकोश में अरेंज करते हो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अरेंज करना था, और कुछ भी नहीं था। ठीक है ना, कुछ प्लस माइनस नहीं है, कुछ ऐड नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, कुछ डिजिटल सम नहीं है, सिंपली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। उन्होंने एक तीर से यहाँ पे 2 शिकार कर दिए कि आपका अल्फाबेट टेस्ट का सवाल भी इसमें बना के दे दें। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक है मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4, सेटिंग अरेंजमेंट का ये सवाल लग रहा है, जहाँ पे क्या कह रहा है कि अनामिका, गोपाल, निश्चल, वनमाय, श्रेष्ठ और श्रीपद, तो 6 लोग हैं। ठीक है, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर बैठे। तो उत्तर मतलब हम ये सामने नॉर्थ ले लें, सामने नॉर्थ होगा तो ये हमारा लेफ्ट होगा, ये हमारा राइट होगा। लेफ्ट का मतलब ये हमारा बाएं साइड, ये हमारा दाएं साइड। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। निश्चल गोपाल के बगल में है, ठीक है, बाएं बगल में है यानी लेफ्ट में है। तो अगर मैं 6 लोग हैं, बट चलो मैं एक बार ऐसे करता हूँ ना कि
रैंडम मान लेते हैं कि कोई कहीं भी गिवन है कि चलो गोपाल जो है वो निश्चय इधर आ जाएगा, कुछ ऐसे। ठीक है, अब मैं जब आगे इसको पढ़ने जा रहा हूँ ना, तो मैं ये पढ़ पा रहा हूँ कि श्रीपद इज सेकंड प्लेस फ्रॉम द राइट एंड। तो अब मेरे को ये पता लग गया कि ये कहानी जहां से भी शुरू हो रही है, तो यहाँ पे श्री जी जो है, श्रीपद जी है, वो इस तरफ आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा दाएं से दूसरे स्थान पर श्रीपद जी आ गए। श्रेष्ठ इज बिटवीन अनामिका एंड श्रीपद। अब देखो श्रेष्ठ इधर तो बिठा नहीं सकते क्योंकि यहाँ से तो लाइन शुरू है, तो श्रेष्ठ जो है वो अनामिका और श्रीपद के बीच में कैसे आएगा? अगर वो श्रेष्ठा को हम इधर बिठाए और अनामिका जी को इधर बिठाए, और जैसे ये बिठाता हूं तो निश्चय और गोपाल की और कोई जगह रह ही नहीं जाती है ना। तो 1 2 3 4 5 यही हमारा फाइनल ऑर्डर मेरे ख्याल से बनेगा। तो आखिरी में हमारी किसकी जगह रह गई? वनमाई जी के लिए। ये हमारा ऑर्डर बना। अगर मैं इनके अल्फाबेट लिखूं, थोड़ा आप देख पाओ, NGA, अगेन 2 ऐसे, तो थोड़ा सा नाम देख लेना कि एक श्रेष्ठा, एक श्रीपद और ये वनमाई। ठीक है, अब ये नहीं कि यहाँ पे फटाफट से आंसर मार्क कर दो कि वी और श्रेष्ठा के बीच में कौन है, श्रीपद मार्क कर दो। हमको आगे भी गिवन है कि गोपाल और श्रीपद ने अगर जगह चेंज करी, यानी गोपाल भैया इधर आ गए और श्रीपद जी इधर आ गई। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? अब वनमय और श्रेष्ठा के बीच में अब कौन है? तो जब गोपाल भैया इधर आ गए, वैसे श्रीपद थी बट गोपाल भैया इधर आ गए, तो गोपाल ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो गोपाल ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी के अकॉर्डिंग हमको वहां पे मार्क करना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें वहां पे सोच के आना है। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, बिंदास है, एकदम से मस्त है, हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, मेरे ख्याल से काफी इजी सवाल था, और ये टाइप तो सारे बच्चों को पसंद ही है, बट इसका टाइप का कोई फायदा नहीं होता, सबका सही होता है। सब 2-3 सेकंड में 5 सेकंड बोलने वाला था, मेरा मन ही नहीं माना, 2-3 सेकंड में देख भी लेते हो, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप भी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मछलियां कहाँ रहती हैं? देखो, अगर यहाँ पे ये सब कुछ गिवन हो, सबसे पहले इतना सा देखते सीधा आखिरी सवाल पे पूछा करो कि क्या पूछ रहा है, मछलियां कहाँ रहती हैं। ये इतना लल्लू सवाल हमेशा पूछेगा कि आपको उसका हमेशा आंसर पता होगा कि चिड़िया कहाँ उड़ती है, मछली कहाँ रहती है, खून का क्या रंग है, ठीक है, कि दुनिया कौन से आकार की है, वो सब आपको बेसिक चीजें पता होगा कि बोर्ड पे लिखने के लिए क्या मार्कर चाहिए, ये सब आपको पता होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर मन में आ जाएगा कि मछलियां कहाँ रहती है, पानी में रहती है। अब पानी का कोड यहाँ पे क्या दे रखा है? वाटर इज कॉल्ड पॉट। ठीक है, तो पानी को बर्तन कहते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया कि वैसे तो पानी में रहती है पर पानी को हम बर्तन कहला रहे हैं, पोर्ट कह रहे हैं, तो यहाँ पे 5th का आंसर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो यही चीज हमको यहाँ पे अप्लाई करनी थी। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो आज का अगेन इजी क्वेश्चन पे आज का होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि होमवर्क मैं रोज देके जाता हूँ, सो दैट आप आंसर लिख रहे हैं या नहीं ये पता चले। 1-2 बच्चे लिख रहे हैं, मैं चेक करता हूँ, बट आशा कर रहा हूँ जो भी क्लास को देखता है वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव होके, है ना, हमारे लिए सही, बट आंसर जरूर लिखे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें, एंड अच्छे से पढ़ता रहे, इससे बढ़िया तो और क्या ही चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अच्छे से पढ़ते रहो यार, जो भी आप मेहनत कर रहे हो, ये श्योर है कि आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। मेहनत करते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं, ये सीरीज को हम कंटिन्यू यहाँ पे रखेंगे। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, टाटा।